हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पहले पाठ जीवन की मौलिक इकाई को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें दूसरे वीडियो में हमने कोशिका के संगठन के अंतर्गत कोशिका के बाह्य आवरण और जीव द्रव्य के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में कोशिका के कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब बात कोशिकांगों की होती है तो सबसे पहला नाम केंद्रक का ही आता है। जैसे हम अपने शरीर की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में दिमाग ही आता है, क्योंकि दिमाग सबसे मेन होता है। तो वैसे ही कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक। तो हम सबसे पहले केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी संरचना ऐसी होती है, गोल गोल। ये केंद्रक है, जो कि बीच बीच में इसकी गैप होते हैं। तो ये जो गैप हैं, इनको कहते हैं केंद्रकीय छिद्र। ये है केंद्रकीय छिद्र। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अंदर, तो इसके अंदर होती है केंद्रिका, और इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र हैं। इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, जो कि जीव द्रव्य में पढ़ चुके हैं। तो ये एक केंद्रक की संरचना दिख रही है। तो केंद्रक की अगर खोज की बात करें तो केंद्रक को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सन 1831 ईस्वी में केंद्रक को खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक की बात करें तो जैसा कि दिख ही रहा है, यह कोशिका है। इस कोशिका में केंद्रक होता है, और ये केंद्रक जो है बिल्कुल मस्तिष्क की भांति ही कार्य करता है। ये दोहरा स्तरीय कोशिकांग है, दिख ही रहा, 2 झिल्लियां हैं। फिर बीच में केंद्र की छिद्र दिख रहे हैं। इसके अंदर गुणसूत्र हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। फिर केंद्रिका है। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के अगर हम मुख्य कार्य की बात करें तो केंद्रक का मुख्य कार्य ये होता है कि जैसे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, तो किस कोशिकांग को कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, इनको दिशा निर्देश देना, उन पे नियंत्रण करना, ये सभी काम केंद्रक के ही होते हैं। जिस प्रकार घर में मुखिया होता है, जो घर का गार्जियन होता है, वो घर के सदस्यों को कंट्रोल में रखता है, वैसे ही केंद्रक है जो कोशिका के कोशिकांगों को अपने अंडर में रखता है और उन्हें नियंत्रित करता है, समन्वयित करता है, दिशा निर्देश देता है। तो सारे काम केंद्रक करता है। तो ये केंद्रक है, और केंद्रक को मुख्य इसलिए माना गया है क्योंकि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। तो ये केंद्रक है। अब कोशिकांग बहुत सारे हैं, तो अब अगले अगर केंद्रक की बात करें, केंद्रक के बाद तो दूसरा नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो पहले इन कोशिकांगों को अलग से बता देते हैं, उसके बाद हम फिर इकट्ठे सारे एक कोशिका को बनाकर उसमें दिखा देंगे सबकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। अब सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, एक कैप्सूल जैसा। ये भी दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है। इसमें जो अंदर की झिल्ली होती है वो उंगली की भांति ऐसे ऐसी मुड़ी होती है, और इस उड़ी हुई मतलब मुड़ी हुई संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। जो मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। बाकी ये बाह्य आवरण इसका है।
ये आंतरिक आवरण है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। एक सबसे मुख्य बात कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा था केंद्रक। अब केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र और गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से। तो केंद्रक में खुद का डीएनए होता है, केंद्रक में राइबोसोम भी होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वो तो मान लो एक मुख्य कोशिकांग है। और उसके अलावा ये याद रखना कि 3 कोशिकांग होते हैं जिनमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। एक तो केंद्रक की बात कर ही चुके हैं, इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो लवक होते हैं, लवक में भी ऐसा होता है, इन लवक में भी राइबोसोम खुद का होगा और खुद का डीएनए होगा। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के समय बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की पहले हम खोज की बात कर लेते हैं। तो इनको जो खोजने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कोलिकर। पूरा नाम इनका है रुडोल्फ वान कोलिकर। ये जो वैज्ञानिक इन्होंने सन 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। तो इन्होंने खोजा था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को सन 1888 ईस्वी में नाम मिला है और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आल्टमान, या आल्टमैन बोलते हैं। तो इनकी खोज कोलिकर ने किया है और नाम आल्टमान ने दिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा दिख रहा है, कैप्सूल के जैसा होता है, ये बाहर की लेयर है। फिर जो अंदर की परत है वो अंगुली की तरह मुड़ी होती है और मुड़ी हुई संरचनाओं को बोलते हैं क्रिस्टी। और जो क्रिस्टी हैं इनके ऊपर ऐसे ऐसे माचिस की तीली के जैसे कण होते हैं। अब सब पे तो बनाने में समय लगेगा, 1-2 बना दे रहे हैं। और इन कणों को बोलते हैं F1 कण। और ये जो कण होते हैं ये ऊर्जा के निर्माण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा सुना हुआ है नाम, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस। तो पावर हाउस में बिजली बनती है। अब यहाँ पे बिजली तो बननी नहीं है, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। यानी कि जो एटीपी होता है, एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन, ए से हो गया एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट यानी एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में भी बनती है। तो एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। तो इस रूप में ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा बनती कैसे है, इसके लिए कक्षा 10 में जब पढ़ेंगे तो कक्षा 10 में जैव प्रक्रम का दूसरा भाग है श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी बनती है, तो वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट में बता देते हैं। इसे मान लीजिए पहला पाठ वहां पे पढ़ेंगे कक्षा 10 में पोषण। पोषण में पढ़ेंगे कि हम खाना ग्लूकोज के रूप में खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है। सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे श्वसन में कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका दहन होता है, उससे ऊष्मा निकलती है। फिर और जो ऑक्सीजन होता है ये जाते हैं हमारे कोशिका में। अब जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब ऊर्जा जो है ऊष्मा और ऑक्सीजन जब अंदर गए तो सबसे पहले तो मिला जीव डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाएंगे। यानी कि हम घर में जाते हैं तो डायरेक्ट किसी कमरे में नहीं घुस जाएंगे, पहले घर में जाएंगे उसके बाद कमरे में पहुंचेंगे। तो ये मान ले कोशिका घर है और माइटोकॉन्ड्रिया कमरा है, तो ऊर्जा बनने की बात है। तो जब हमारा जो खाया हुआ ग्लूकोज जब अंदर जाता है तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले पहुंचता कहाँ पे, जीव द्रव। तो जीव द्रव में एक प्रक्रिया होती है, इसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना। तो जीव द्रव में ग्लाइकोलिसिस होगी
जिससे ग्लूकोज टूटकर पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाए, यानी एक ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनेंगे। अब पायरुविक अम्ल बना, अब इसके बाद जो पायरुविक अम्ल है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हुआ जिसके दौरान कुल 10 एटीपी ऊर्जा बनती है, लेकिन उस 10 एटीपी ऊर्जा में से 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमको बचती कितनी है, सिर्फ 8 एटीपी ऊर्जा, जबकि श्वसन की एक बार में 38 एटीपी बनती है। अब 8 एटीपी मिल गए ग्लाइकोलिसिस से। उसके बाद पहुंचे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पर पायरुविक अम्ल से एस्टिल को एंजाइम बनता है, जिसके दौरान कुल 6 एटीपी ऊर्जा बनेगी। सेकेंड स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड में एस्टिल को एंजाइम का निर्माण। अब आता है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप इसी के अंदर चलता है क्रेब्स चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है क्रेब्स चक्र। तो ये जो क्रेब्स चक्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो 2 राउंड लगाता है, एक राउंड में 12, 2 राउंड में 12 दूना 24। अब जोड़ लें 8 से 14, 14 24 38। इस प्रकार से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने स्टार्ट में बताया, तो ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऊर्जा बनता है, ऊर्जा बनती है मतलब, तो सबसे पहले वो जीवद्रव में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वहां पे टूट जाता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एस्टिल कोएंजाइम बनता है, तो 6 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद क्रेब्स चक्र होता है, तो 24 ओटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, एटीपी ऊर्जा। इस तरह से कुल 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा गया है। ये एक स्वशासित कोशिकांग है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। इसका स्ट्रक्चर दिख ही रहा है बाकी सब। तो ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दूसरा कोशिकांग। अब इसके बाद हम तीसरे कोशिकांग की बात करेंगे, जो कि है हमारा गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय। तो गोल्गी काय, इसको गोल्गी ऑपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी काय। गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटस। अब जो गोल्गी काय है ये जैसे कोशिका है, केंद्रक है, इसी के पास ऐसे ऐसे पड़े होते हैं जैसे ट्यूब के जैसे, इनको गोल्गी काय कहते हैं। अब जो गोल्गी काय है इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने खोजा है सन 1898 ईस्वी में, कैमिलो गोल्गी ने। तो कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी काय खोजा। तो गोल्गी काय का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो बता दिए कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप दिखता है। ये भी दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है। ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे ही। तो कुछ इस टाइप के गोल्गी काय दिखते हैं। तो ये भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इनकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की है। अब बात करते हैं इनके काम की। इनके बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट वाला, पैकेजिंग वाला, स्टोरिंग वाला, यानी ये संग्रह का कार्य करता है, यानी कि आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। पैकिंग करता है, यानी कि किसी पदार्थ को कहीं भेजना है, पैक करके पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी परिवहन करेगा, आवश्यकता अनुसार उसे भेजता है। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है लाइसोसोम का निर्माण। अब लाइसोसोम क्या होता है उसको आगे बताएंगे। तो लाइसोसोम को बनाने का काम भी गोल्गी काय करता है। तो ये सब इसके कार्य हैं। अब कोशिका में यहाँ पे गोल्गी काय, मान लो कि यहाँ से कोई पदार्थ है, कोई खाद्य पदार्थ, जैव अणु या अन्य कोई पदार्थ है, अब उसको यहाँ से कहीं और ले जाना है, किसी के भी पास ले जाना है, तो ये काम गोल्गी काय का होता है कि उसको वहां तक पहुंचाता है, आवश्यक पदार्थों को संग्रह करता है, उन्हें पैक करता है और उनका परिवहन करता है,
लाइसोसोम बनाता है। तो अब हम चौथे कोशिकांग की बात करते हैं, जो कि है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं। जैसे है कोशिका। अब कोशिका में केंद्रक से अटैच्ड होता है, नहीं ऐसे ऐसे जाल की तरह संरचनाएं बनी होती, तो इसी को बोलते हैं अंतःद्रवी जालिका, जो भी दोहरी झिल्ली का होता है। नहीं, इस प्रकार से ये कोशिका का अंतः कंकाल बनाता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हमारा अंतः कंकाल बनाती हैं, वैसे ही अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है, कोशिका को सहारा प्रदान करती है। तो पहले इसके हम खोज के बारे में बात कर लें, तब आगे बात करते हैं। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है केथ पोर्टर, जिन्होंने सन 1945 ईस्वी में खोजा था अंतःप्रद्रवी जालिका को। इन्होंने बताया था कि ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। जैसे इसके नाम पर यहाँ ध्यान दें, अंतः यानी अंदर, प्रद्रवी यानी जीवद्रव वाली, जालिका जाल। तो जो जीवद्रव है, जीवद्रव के अंदर जाल बिछा होता है पूरे, उसी जाल का नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसकी संरचना को अगर हम अलग से देखें तो इसकी संरचना ऐसी होती है। कुछ ऐसे टाइप, ये भी डबल झिल्ली, इस टाइप। ये तो इनके साइंटिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की। तो जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये दो तरह की होती है। एक होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी यानी इंग्लिश बोलेंगे स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी शॉर्टकट में SER, एस फॉर स्मूथ, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेक्टिकुलम। खुरदरी यानी रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी RER, शॉर्टकट में शेर रेर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो नाम पड़ा चिकनी और खुरदरी, नाम से क्लियर होगा, जो बिल्कुल चिकना है वो चिकनी। पर चिकनी का मतलब क्या? चिकनी का मतलब कि जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित है, क्योंकि ये जो है इसकी सतह है, इस पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। तो अगर अंतःद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित है, उसे हम कहेंगे खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अगर उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं है तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही इनके प्रकार बताए गए। अब चित्र बनाना सीधी सी बात है कि अगर खुरदरी दिखाना है तो राइबोसोम को दिखा देंगे, चिकनी दिखाना है राइबोसोम नहीं दिखाएंगे। अब इनके हम काम की बात करते हैं, तो दो काम तो यही निकल आते हैं। अब चिकनी अंतःद्रवी जालिका है, तो जो चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है उसका मुख्य कार्य होता है वसा का निर्माण। ये वसा का निर्माण करती है, यानी लिपिड का निर्माण करती है। ये चिकनी अंतःद्रवी जालिका का कार्य होगा। अब खुरदरी पे आते हैं, तो जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण। तो वसा का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण। तो जो प्रोटीन का निर्माण है चिकनी खुद नहीं करती, क्योंकि इससे पहले हमने बताया है, अभी पढ़ेंगे आगे, तो प्रोटीन बनाने का काम होता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम है कहाँ? इनकी सतह पे। अब जैसे घर में, यानी कोई घर का मालिक है, उसमें किराएदार, वो कोई काम कर रहा, उसका क्रेडिट, उसका मतलब किराएदार का क्रेडिट मकान मालिक ले जाए, सेम कंडीशन है।
कि अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम रह रहा है। तो प्रोटीन बनाता राइबोसोम है, लेकिन नाम किसका हो रहा है? द्रव्य जालिका का। तो ये दो काम हो गए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पे वसा का निर्माण और रफ यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पे प्रोटीन का निर्माण। और फिर काम इसके अंतः कंकाल, यानी कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है। तो कोशिका का अंतः कंकाल हो गया, कंकाल। फिर सहारा व आकार। अब कंकाल होता है तभी सहारा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। बाकी अगर इसकी हम बात जैसे करते हैं कोशिका में, जैसे केंद्रक है, केंद्र से जुड़े हुए हैं। अब इस पे प्रोटीन और लिपिड बन रहा है। इससे पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि जो जीव द्रव्य कला होती है वो प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होती है। तो वो बनी है, लेकिन वो जो प्रोटीन लिपिड है वो मिला कहाँ है? वो इनसे मिला है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो जीव द्रव्य कला है, जब इनका प्रोटीन लिपिड पुराना हो जाता है, रिजेक्टेड माल हो जाता है, उसको हटा के इसी अंतःद्रव्य जालिका से प्रोटीन लिपिड ले लेके अपना काम चलाते रहते हैं। तो इनकी हेल्प से ये अपना जुगाड़ लगाते हैं। तो इनका ये भी काम कर सकते हैं कि जो अंतःद्रव्य जालिका है ये किसमें काम करती है? ये जीव द्रव्य कला के निर्माण में सहायक होती है, यानी जीव द्रव्य कला के निर्माण के लिए मसाला यही भिजवाती है। तो ये हो गया अंतःद्रव्य जालिका। अब इसके बाद हम इस वीडियो में एक और कोशिकांग कर लेते हैं, बाकी वीडियो ज्यादा बढ़ा जाए, बाकी जाके कोशिकांग अगले वीडियो में करेंगे। तो 5 तो कम से कम हो ही जाए। तो 5वां नाम लेते हैं राइबोसोम का। राइबोसोम, तो राइबोसोम को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज एमिल पैलाडे। जॉर्ज एमिल पैलाडे। इन वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में राइबोसोम को खोजा था। अब राइबोसोम ऐसा दिखता है, मटका की तरह, यानी इसमें एक यूनिट छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो राइबोसोम जो कोशिकांग है इसके प्रकार दो बताए गए। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। यानी जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनने के लिए जैसे मान लीजिए कोई काम होना है, कोई प्रोडक्ट बनना है, तो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। यानी जो फैक्ट्री होती है उस प्रोडक्ट को एक स्थान प्रदान करती है ताकि वो प्रोडक्ट उसके अंदर बन सके। सेम वही यहाँ पे कहानी। जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, यानी जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम के अंदर ही बनता है। क्योंकि भी बाद में बताएंगे कि जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आरएनए आरएनए एक होता है स्मॉल टी आरएनए, एक होता है स्मॉल एम आरएनए, एक होता है स्मॉल आर आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब जो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, इसमें जो टी आरएनए होता है ये प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्लों को ढो ढो कर लाता है, यानी गाड़ी वाला काम करता है। एम आरएनए वो इंजीनियर है जो कि प्रोटीन को बनाता है। अब बचा आर आरएनए, आर आर एनए भी होता है राइबोसोम, यही राइबोसोम, स्मॉल आर आरएनए को ही हम राइबोसोम कहते हैं। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री यानी इसी के अंदर सारा काम होता है। तो आर आरएनए में एम आरएनए प्रोटीन बनाता है और टी आरएनए सामान लाता है। तो राइबोसोम का मुख्य एक ही कार्य, लेकिन सबसे मेन काम है
प्रोटीन का निर्माण करना। ये राइबोसोम का कार्य है, इस तरह की संरचना है। बाकी राइबोसोम की बात करें तो जो 70S का राइबोसोम है, अभी हम पढ़ेंगे बाद में। कोशिका के प्रकार, एक होती है पूर्व केंद्र की कोशिका, यानी कि प्राचीन कोशिकाएं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पूर्व केंद्र की कोशिकाएं हैं उनमें ये 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और जो सुकेंद्र की यानी विकसित कोशिकाएं हैं, तो सुकेंद्र की कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यानी ये जो अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, 70S सब यूनिट, 80S सब यूनिट। बाकी इन सब यूनिट्स को हम तोड़ के देखें तो उसे यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इनका सिस्टम अलग, अगर सब यूनिट को तोड़ के देखते हैं तो ये 80 बनता है, ये 100 बनता है, पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी BSc में, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे इतना जानिए कि जो 70S राइबोसोम है ये आद्य कोशिकाओं यानी कि पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी पार्टीशन की बात है तो इतना बता देते हैं, ये होता है 30S प्लस 50S इक्वल टू 80 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 70। इसका अगर पार्टीशन करते हैं यूनिट्स का तो 40S प्लस 60S इक्वल टू होना चाहिए 100 है, और होता है 80S। ये इनका फार्मूला है क्योंकि मैथ से अलग होते हैं। तो इस वीडियो में ये 5 कोशिकांग हो गए: केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःद्रवी जालिका, राइबोसोम। बाकी के जो कोशिकांग हैं उनको हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे।